हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। मैं प्रिया मेहता और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। अब इस चैप्टर में हम क्या सब सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि बाज़ार कितनी तरह के होते हैं, विक्रेता और ख़रीदार कौन होते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि बाज़ारों की श्रृंखला किस तरह से रहती है, यानी कि जब आप तक बाज़ार में सामान पहुंचता है वो किन किन स्टेप्स से निकल कर आता है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो इसलिए आज चैप्टर को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। मैं बहुत शॉर्ट आपको चैप्टर रिवाइज़ भी करवाऊंगी और साथ ही साथ हम एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साप्ताहिक बाज़ार। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, साप्ताहिक बाज़ार मतलब जो सप्ताह में किसी एक खास दिन लगता हो। यहाँ पर जो दुकानें होती हैं वो पक्की दुकानें नहीं होती हैं, यानी उनके पास कोई अकोमोडेशन, कोई रूम्स या इस तरह से कुछ नहीं होता है। वो कहीं पर भी अपना सामान बिछा लेते हैं या कोई रेडी लगा लेते हैं। इस तरह से किसी एक जगह पर वो अपनी दुकान लगा लेते हैं। और इस दुकान में क्या होता है कि कोई रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान होता है, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, आपके घर का कोई भी सामान होता है। और यहाँ पर ख़ास चीज़ क्या होती है कि ये सामान बहुत सस्ते दर पर होता है, बहुत इसकी सस्ती कीमतें होती हैं, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन इन्होंने बाज़ार लगाना होता है। तो इसलिए इनकी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका सामान बिके ताकि इनको मुनाफा हो सके। अब ये जो दुकानदार होते हैं, क्योंकि इनकी पक्की दुकान तो कोई होती नहीं है, तो इसलिए इनको ना तो कोई किराया देना पड़ता है, ना ही इनका कोई बिजली का बिल आता है, और ना ही इनको कोई सरकारी शुल्क देना पड़ता है। तो इसलिए इनके खर्चे कम होते हैं। इसी वजह से ये सामान को सस्ते रेट पर बेच पाते हैं। अब साप्ताहिक जो बाज़ार होते हैं, यहाँ पर परिवार के सभी लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जिसने दुकान लगाई है वो किसी एम्प्लॉय को नहीं रखता है अपने पास, यानी किसी काम करने वाले को अपने पास नहीं रखता है, बल्कि उसके ही घर के जो लोग हैं वही उसके साथ उस दुकान को चलाने में मदद करते हैं। तो ये तो हमने देखा साप्ताहिक बाज़ार। अब साप्ताहिक बाज़ार को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, है ना। इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। उनको पता होता है कि हफ्ते में एक दिन साप्ताहिक बाज़ार लगेगा और वो वहीं पर जाके अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या सामान मिल सकता है साप्ताहिक बाज़ार में? सब्ज़ी, अनाज, तेल, मसाले, कपड़े, जूते, ये सब सामान साप्ताहिक बाज़ार में मिलता है। अब एक फ़ायदा और क्या रहता है कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा तोल मोल के लिए बहुत ज़्यादा मोल के लिए नहीं बोलना पड़ता, यानी कि रेट कम नहीं करवाने पड़ते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये था साप्ताहिक बाज़ार। चलिए अब जल्दी से देखते हैं मोहल्ले की दुकान। अब ये भी आप नाम से ही पता चल रहा है कि मोहल्ले की दुकान यानी जो आपके घर के आसपास की दुकानें हैं। अब यहाँ पर भी जैसे कौन कौन सी शॉप्स हो सकती हैं। अब अपने घर के आसपास देखें तो कौन कौन सी चीज़ों की शॉप्स हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैं किराना की शॉप्स, यानी जिसमें आटा, चावल, चीनी ये सब मिलता है। साथ ही सब्ज़ी की शॉप, स्टेशनरी, भोजन यानी कोई ढाबा वगैरह हो कोई आसपास में, दवाई की शॉप, ये सब चीज़ें जो हैं वो मोहल्ला की दुकानों में मिलती हैं। मोहल्ले की दुकानें जो हैं यानी आपके घर के आसपास की दुकानें। अब मोहल्ले की दुकानें जो हैं वो पक्की भी हो सकती हैं और कच्ची भी हो सकती हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ सब्ज़ी, फल और ये सारी ज़रूरतों का सामान मिलता है। दूध, पनीर, जो कि आप किसी भी समय अपने घर के आसपास से जाकर ले सकते हैं। अब अगर हम मोहल्ले की दुकानों के फ़ायदे देखें तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनके, ज़रा सोचिए। जी हाँ, इनका सबसे पहला फ़ायदा होता है कि आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। आप घर से जैसे ही निकलते हो आपको कोई ना कोई शॉप या कोई ना कोई दुकान मिलती है जिसको आप मोहल्ले की दुकान बोलते हैं, जो आपके घर के आसपास ही होती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, घर के पास में ही आपको ये सब सामान मिल जाता है। साथ ही इसका दूसरा फ़ायदा होता है उन लोगों के लिए जो कोई उधार पर सामान लेते हैं, यानी आप सामान आज ले रहे हो, पैसे जब कभी आपके पास पैसे हों तो उस समय आप उनको पैसे दे सकते हो, क्योंकि वो आपके घर के पास की दुकान है तो वो आपको जानते होंगे। तो इसका दूसरा फ़ायदा होता है कि उधार पर सामान मिल जाता है। अब चलते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी यानी तीसरे तरह के बाज़ार, जिनको हम कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल। अब आज तो अगर आप देखें तो आपके आसपास में बहुत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल खुल गए होंगे, है ना। शहरों में पहले ये हुआ करते थे, लेकिन अब तो गांव-गांव में भी ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल
बन चुके हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और छोटी दुकानों में ये फ़र्क है कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बनता है, यानी एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं। आजकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो आपने देखे ही होंगे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी और वो शॉप्स अलग अलग चीज़ों की होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े की है, कोई खाने पीने की है, कोई शूज़ की है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की यानी बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं उनकी है। और यहाँ पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह का ही सामान मिलता है। अब ये ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड क्या हुआ, हमने पिछले चैप्टर में ब्रांड के बारे में पढ़ा था कि जब किसी चीज़ के साथ किसी कंपनी का नाम जोड़ दिया जाता है तो उसे हम ब्रांड कहते हैं। डिटेल अगर आप जानना चाह रहे हैं तो पिछले चैप्टर को एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब देखिए, जब मॉल की दुकानें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका किराया भी बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि किराया ज़्यादा होता है तो इसलिए यहाँ पर चीज़ों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मॉल्स में चीज़ें महंगी मिलती हैं, इसीलिए महंगी मिलती हैं क्योंकि इनका किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब चलते हैं हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है बाज़ारों की श्रृंखला। अब ये बाज़ारों की श्रृंखला क्या है? जब भी कोई चीज़ फैक्ट्री में या कारखाने में बनती है तो क्या वो सीधा ग्राहक तक पहुंचती है? नहीं, उसे बहुत सारे हाथों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ता है, और इन्हीं स्टेप्स को कहते हैं हम श्रृंखला, यानी बाज़ारों की श्रृंखला। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई टूथब्रश खरीदना है, ठीक है, हम ब्रश करते हैं ना, अपनी टीथ ब्रश करते हैं, तो मान लो आपने कोई टूथब्रश खरीदना है। अब ये टूथब्रश कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। आप कभी एक फैक्ट्री में जाएंगे और आप उनको बोलेंगे कि एक टूथब्रश दे दीजिए, तो क्या वो आपको एक टूथब्रश देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो वो एक या दो नहीं बेचते हैं, वो बहुत थोक में बेचते हैं। अब थोक में हम लोग तो नहीं खरीदेंगे, ग्राहक जो है वो थोक में तो नहीं खरीदेगा, हम तो एक दो मैक्सिमम 4-5 या जितने हमारे घर में मेंबर्स हैं उतने ही खरीदेंगे ना। लेकिन थोक में कौन खरीदेगा? जो थोक विक्रेता होंगे, यानी जो बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जहाँ पर होलसेल का काम होता है, वही लोग थोक में खरीदेंगे। अब जिन्होंने थोक में खरीद लिया उन्होंने तो हज़ारों या लाखों की संख्या में खरीदा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके मोहल्ले की कोई दुकान है, या फिर जो साप्ताहिक बाज़ार हमने पढ़े थे, तो वो जो शॉपकीपर्स हैं, वो जो दुकानदार हैं, वो इन थोक विक्रेता से खरीदते हैं और अपनी शॉप्स में रखते हैं। उसके बाद हम और आप, यानी कि हम जो ग्राहक हैं, हम उतना सामान दुकान से खरीदते हैं जितना हमको ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को, यानी कि जैसे हमने कारखाने से सामान खरीदा, उसके बाद कारखाने से सामान किसने उठाया? थोक विक्रेता ने। वहाँ से उठाया साप्ताहिक बाज़ार या फिर मोहल्ले की दुकान वालों ने, या फिर हो सकता है शॉपिंग मॉल्स वालों ने। और उसके बाद ग्राहक जाता है शॉप्स में और जितनी उसको ज़रूरत होती है वो उतना सामान खरीदता है। इन सारे स्टेप्स को अगर हम देखें तो इन्हें ही कहते हैं हम बाज़ारों की श्रृंखला, यानी किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो सामान कारखाने से लेकर ग्राहक तक पहुंचता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि ई शॉपिंग। अब ई शॉपिंग, जैसे आपको नाम से पता चल ही रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, आप भी करते होंगे, है ना। जो हम मोबाइल या लैपटॉप से शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग साइट्स से। और शॉपिंग साइट्स तो आपको पता ही होंगी, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बाज़ार और अर्बन लैडर, और ऐसे ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, आपको शायद मुझसे भी ज़्यादा पता होंगी, है ना। तो यही इन्हीं शॉपिंग साइट से जब हम बहुत सा सामान खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या इंटरनेट की मदद से, और इसे ही हम कहते हैं ई शॉपिंग। तो ई शॉपिंग के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं डिटेल बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अलग तरह के बाज़ार देखते हैं। अब अलग तरह के बाज़ार कैसे हो सकते हैं? सोचिए, ये ऐसे बाज़ार होते हैं जिन्हें हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जी हाँ, लेकिन देखा ज़रूर होगा। ये कैसे हैं? जैसे अगर आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पर एक बैग लेकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? दवाई के जो निर्माता कंपनियाँ होती हैं ना, जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, वो उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि दवाइयाँ
फैक्ट्री से उठाते हैं और डॉक्टर तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये लोग डॉक्टरों से मिलते हैं और अपनी अपनी दवाइयों के बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी ने ये वाली दवाई नई बनाई है, और डॉक्टर को अगर वो दवाई पसंद आए तो वही कंपनी की दवाई वो आगे अपने पेशेंट्स के लिए लिख देते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं अलग तरह के बाज़ार, यानी कि एक तरह से यहाँ पर भी खरीदने और बेचने का ही काम चल रहा है। इसी तरह से दवाइयों के अलावा कार के पुर्जे, यानी कि एक कार में आप जानते हैं ना कितने सारे पुर्जे लगे होते हैं। अब छोटे छोटे पुर्जे तो कंपनी खुद नहीं बनाती, वो तो किसी और कंपनी से छोटे छोटे पार्ट्स खरीद लेती है। तो जो ये पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनी है, ये भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास जाती हैं और उनको कहती हैं कि अपनी गाड़ी में हमारा ये वाला पुर्जा डाल दीजिए। तो इस तरह से ये होते हैं अलग तरह के बाज़ार, जो कि जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। अब जैसे कोई गाड़ी का पुर्जा कोई ख़राब हो जाता है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं ना, हम बाज़ार तो नहीं चले जाते कि ये वाला पुर्जा चाहिए, हम मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक के पास वो सामान उपलब्ध होता है। अब चलते हैं बाज़ार और समानता। अब ये बाज़ार और समानता क्या हुई? आज की डेट में अगर आप देखें तो बाज़ार में बहुत सी असमानता है। असमानता कैसे? कुछ तो हुए साप्ताहिक बाज़ार, जहाँ पर दुकानदार बहुत छोटी छोटी पूंजी वाले व्यापारी होते हैं, यानी कि थोड़ा सा पैसा लगाते हैं और थोड़े से पैसे से जो सामान आता है उसे ही बेचते हैं, उसी से मुनाफा कमाते हैं, यानी फ़ायदा कमाते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की तरफ देखें तो वहाँ पर आप जानते हैं कि दुकानदार जो हैं वो बहुत बड़ी पूंजी लगाते हैं, यानी बहुत सारा पैसा लगाते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं और फिर अपनी दुकानों को पूरी तरह से सजा लेते हैं, और जब वो उन सामानों को बेचते हैं तो बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं, यानी बहुत बड़ा फ़ायदा कमाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि बाज़ारों में कितनी ज़्यादा असमानता है। छोटे दुकानदार बेचारे थोड़ा सा ही फ़ायदा कमा पाते हैं, जबकि बड़े बड़े जो शॉपकीपर्स दुकानदार जो हैं वो बहुत बड़ा मुनाफा कमा पाते हैं। साप्ताहिक बाज़ार जो लगाते हैं लोग, वो बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत ही कुछ अपने लिए कमा पाते हैं, क्योंकि उनके सामान में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। वहीं अगर मॉल्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो ये तो था इस चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ा। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की बात अगर करें तो एक्सरसाइजेस में बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे एक फेरी वाला एक दुकानदार से किस तरह भिन्न है, ये तो आप जानते हैं। फेरी वाला जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है, जबकि जो दुकानदार है उसकी एक फिक्स्ड दुकान होती है, उसकी एक पक्की और स्थायी दुकान होती है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें उनमें भिन्न हैं। अब नेक्स्ट में आपको पूछा गया है कि साप्ताहिक बाज़ार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें क्या सब सामान बिकता है, वो आप खुद से लिखेंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। और अगर आपने चैप्टर ना भी पढ़ा हो तो आप अपनी समझ से भी इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि बाज़ारों की श्रृंखला कैसे बनती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कारखाने से लेकर ग्राहक तक किस तरह से श्रृंखला बनती है। अब अगर आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो इसी बात को पॉइंट्स में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले जो वस्तु है उसका उत्पादन कहाँ होता है? कारखाने में। उसके बाद सेकंड पॉइंट में थोक व्यापारी जो है वो उसे खरीदता है। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे थोक व्यापारियों से कौन खरीदता है? थोक व्यापारियों से खरीदते हैं अन्य दुकानदार। और उसके बाद दुकानदार के बाद छोटे दुकानदार जो कि साप्ताहिक बाज़ार वाले हैं या मोहल्ले वाली दुकान है। तो इस तरह से ये श्रृंखला बनती है और लास्ट में आकर ग्राहक के पास मिल जाता है। तो आज के इस चैप्टर को हमने फटाफट से रिवाइज़ कर लिया, और इस चैप्टर से बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी अपनी समझ से, कॉमन सेंस से भी आप इसके आंसर्स को लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही होगा। एक बार बस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलते हैं, और एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तो सी यू वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।